पहला प्रश्न है कि अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। और कपिल देव त्रिपाठी किसका स्थान लेंगे? तो ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। और संजय कोठारी से भी एक नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना, ये बन गए हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। बाकी राजेश कुमार की बात करेंगे तो ये अभी सिबिल के एमडी सीईओ बने थे। सिबिल मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और विनय दुबे ये गो एयर के नए प्रमुख बने थे। और अजय भूषण पांडे की बात करेंगे तो ये हमारे नए वित्त सचिव बने थे। अच्छा, एक और नाम इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखें, बीमल जुल्का का मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। फिर है अभी किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये फेरारी के ड्राइवर हैं। एक्चुअली में कोरोना वायरस के कारण जो F1 रेस होने वाली थी वो नहीं हुई और उसके जगह फॉर्मूला 1 ने एक नई तरह की स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। तो ये एक तरह का वीडियो गेम है जिसे कोड मास्टर्स ने तैयार किया है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ये चैंपियनशिप किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? किस कार कंपनी के? तो फेरारी के ये ड्राइवर हैं। फिर अभी किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है? तो सही उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने कस्टमर्स के लिए अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें आप बोल करके अपनी बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछ पाओगे, जैसे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना लेन देन हुआ है, कितना आया है, कितना गया है, मतलब कई तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो ऑडियो के थ्रू। अच्छा, ये सारे बैंक अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि कर्नाटका बैंक न्यूज में रहा था क्योंकि इसके जो एमडी सीईओ हैं, कौन? महाबलेश्वर एमएस, उनको रीअपॉइंट किया गया है, पुनः नियुक्त। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी सीईओ हैं उन्हें भी पुनः नियुक्त किया गया, उनका नाम है संजय अग्रवाल। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी है। इसका टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, वैसे आईसीआईसीआई बैंक अभी न्यूज में भी रहा था क्योंकि याद रखना भी लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को व्हाट्सएप पर अपनी सर्विस देने की शुरुआत की थी इसने। और अभी फोन पे ने यूपीआई लेन देन सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया था। फिर है अभी बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष व सीईओ का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रुद्र तेज सिंह। अब इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएमडब्ल्यू इंडिया का संचालन करने वाले ये पहले भारतीय थे। 2019 में ही इन्होंने पद संभाला था, लेकिन 2020 में इनका निधन हो गया। वहीं जीन डाइच का बात करेंगे तो इनका भी अभी निधन हो गया। टॉम एंड जेरी आपने बचपन में जरूर देखा होगा, तो उस कैरेक्टर को डिजाइन किया था, पॉपॉय द सेलरमैन, ये सबको डिजाइन करने वाले थे ये। इनका भी निधन हो गया और इनको अपनी कार्टून फिल्म मुनरो के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है। बाकी लई सेनियो करसे, ये फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका भी निधन हो गया। फिजी की कैपिटल याद रख लो, सुवा है, और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बेनिमारामा। फिर है उड़ीसा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक को। देखो, मोहम्मद रफीक जो हैं ये अभी वर्तमान में मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो अब बन जाएंगे उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और ये किसका स्थान लेंगे? संजू पांडा का स्थान लेंगे। अब जब मोहम्मद रफीक मेघालय से चले जाएंगे उड़ीसा में, तो मेघालय का स्थान खाली हो जाएगा। तो फिर अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कौन? विश्वनाथ सोमदर, ये बन जाएंगे मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, जो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, कौन? दीपांकर दत्त, इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये भूषण धर्माधिकारी का जगह लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अभी मेघालय के जो मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो है मोहम्मद रफीक, ये चले जाएंगे उड़ीसा में। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विश्वनाथ सोमदर, ये चले जाएंगे मेघालय में। और अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त, और ये कहां पे चले जाएंगे? बॉम्बे में चले जाएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट में। इसके अलावा याद रखना, 2 पॉइंट काफी बार पूछ लिए जाते हैं लेकिन आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा याद रखना, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज कितना होता है? 62 ईयर होता है। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर। और वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं, 47 नंबर के। और डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर भी अगर आप देखते होंगे तो वहां पे मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि अभी पंजाब सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया है। ये एक बार फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इसका आंसर दीजिए। फिर अभी किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श यानी कि एडवाइस उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। और मुख्य रूप से ये वाली सुविधा उन लोगों के लिए यूजफुल होगी जिन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं,
कोरोना के नहीं, कुछ और हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन वो कोरोना के डर से हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं कि कहीं वो संक्रमित न हो जाए, इन्फेक्टेड न हो जाए। और इसी तरह की एक सुविधा अभी राजस्थान सरकार ने भी शुरू की है, उसका नाम है आयु एवं सेहत साथी योजना, तो वो भी ध्यान रखना। फिर अभी किस आईआईटी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप की है, तो आंसर होगा आईआईटी मंडी ने। आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और उसने अभी एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम रैम मतलब समझते हो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बनाई है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा डेटा आप स्टोर कर पाओगे और एनर्जी की भी बचत होगी। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम है ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो ये स्पिंटरोनिक तकनीक पे काम करता है, इसीलिए इसका पूरा नाम है स्पिन ट्रांसफर टॉर्क मैग्नेटिक रैम। आपको जनरली पता ही होगा, जो रैम है वो तभी तक डेटा स्टोर करता है जब तक उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई आती रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, यानी कि आपके सिस्टम को एनर्जी जाना, इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाती है, तो उसमें जो रैम में जो डेटा सेव रहता है वो भी उड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर है अभी विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो क्यों मनाते हैं इसे, तो लोगों में नए विचारों का आह्वान करने के लिए और रचनात्मकता और नवाचार यानी कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव सोच रखने वालों को एनकरेज करने के लिए मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, 21 अप्रैल को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, वो भारत में मनाते हैं, भारत में सिविल सर्विसेज डे। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 21 अप्रैल को भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने आजादी के बाद पहली बार 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, और उसी की याद में इससे मनाया जाता है। पहली बार इसे 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अच्छा, उस संबोधन में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लो थोड़ा सा, क्या पता कभी पूछ ले कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को कहा जाता है। किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। फिर है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की जो बुक है उसको अभी रिलीज किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति आप जानते हो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और इन्फोसिस के जो को फाउंडर है एनआर नारायण मूर्ति, उनकी ये वाइफ भी है। और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, सितंबर 2019 की बात है, मैंने आपको बताया था। इनकी एक और बुक आई थी, उसका नाम था द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैरी जॉर्डन मेलानिया ट्रम्प के ऊपर बुक लिखी इन्होंने, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। पाउलो गियोर्डानो की बात करेंगे, कोरोना वायरस के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, बुक का नाम है हाउ कॉन्टेजन वर्क्स। और धर्मेंद्र रॉय ने द थिन माइंड मैप बुक लिखी थी। फिर है अभी अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, ध्यान रखना 22 अप्रैल को तो हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, इससे एक महीने पहले यानी कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। फिर है सिटी यूनियन बैंक में किसे एमडीसीयू बनाया गया, तो आंसर होगा एन कामा कोदी को। एक्चुअली में इनको रीअपॉइंट किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है। अभी अप्रैल के एंड में इनका कार्यकाल समाप्त होना था, लेकिन अभी फिर से 3 साल के लिए इन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया। बाकी हम देख ही चुके हैं, कपिल देव त्रिपाठी अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने। विनीत अरोड़ा की बात करेंगे तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं। और विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और प्रश्न में हम बात कर रहे हैं सिटी यूनियन बैंक की, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1904 में हुई, हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु में है, और इसके चेयरमैन है आर मोहन। फिर अगला प्रश्न एक अच्छी खबर के साथ, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा गोवा। तो अभी 21 अप्रैल को ही गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो कोविड-19 से मुक्त हो गया, और गोवा के बाद मणिपुर कोविड-19 से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, किसी भी राज्य को हम कोविड-19 से मुक्त होने वाला कब कहेंगे, जब 14 दिनों तक, लगातार 14 दिनों तक कोई भी केस वहां पे कोविड-19 का न आया हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो मुक्त हो चुका है कोविड-19 से। भले ही वहां पे कोविड-19 का मरीज मौजूद हो, कहीं जगह छुप के रह रहा हो, लेकिन वो सामने नहीं आया, रिपोर्ट में नहीं आया, तो हमने उसे क्या कह दिया, वो मुक्त हो चुका है। ये बात क्लियर रखना। गोवा की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है पणजी, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडवी नदी के किनारे स्थित है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अच्छा, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे पिछले साल जिनका निधन हो गया, उनका नाम था मनोहर पारीकर, और ये अभी काफी न्यूज में रहे। 2 कारण से ये न्यूज में रहे थे। एक तो इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, हिंदी में बोलेंगे तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। और इनके ऊपर एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम है
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। और बुक किसने लिखी है? सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। इसके अलावा याद रखना, गोवा से जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला प्रोडक्ट कौन सा बना? अभी खोला चिल्ली बना। और देश का पहला जीआई स्टोर ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये भी गोवा में खोला गया है। इसके अलावा याद रखना, कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो गोवा ही बना था। उसके अलावा गोवा कोविड-19 के लिए मूल्यांकन टूल यानी कि असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना था। और याद रखना, इस साल के अंत में जो नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में ही होंगे और उसका जो मैस्कॉट शुभंकर है वो है रूबीगुला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है। और ये जो फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है ना, ये गोवा का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करिए अगर आप भूल गए हो तो। और दूसरी बात, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। आपके लिए ही बड़ी मेहनत से मैंने इसकी क्विज तैयार की है। क्विज तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं कि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और करता रहूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ हो। लेकिन प्लीज आप लोग अपने लिए भी मेहनत करिए। इतनी बार क्विज लगाइए, इतनी बार लगाइए कि एक एक क्वेश्चन आपको रट जाए। और कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको क्रैक जीके ट्रिक्स एप्लीकेशन का लिंक नीचे मिल जाएगा या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ये वीकली करंट अफेयर्स या जो डेली करंट अफेयर्स या रिवीजन वाले वीडियोज आते हैं उनका ऑडियो सुनना चाहते हैं तो उसके ऑडियोज में खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूं, तो वहां जाकर के आप सुन सकते हैं। उनका फायदा ये हो सकता है कि आप उन्हें कभी भी सुन सकते हैं। आपको मोबाइल सामने रखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। कानों में ईयरफोन लगाओ, चाहे कहीं ट्रेवल कर रहे हो, चाहे बैठे हो आराम से, पार्क में बैठे हो, घर पे लेटे हो, आराम से आप सुनते जाइए और रिवीजन करते जाइए। जिस तरह से आप सॉन्ग सुनते हैं, घूमते वक्त सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी तरह से वो एक अच्छा समाधान है टाइम को यूटिलाइज करने का। तो खबरी एप्लीकेशन या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए या उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाकर के सर्च कीजिए क्रैक जीके ट्रिक्स। वहां पे सारे ऑडियोज मिल जाएंगे और वहां जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। फिर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे, उन्होंने किस कंपनी के साथ कोविड इंडिया सेवा नामक आधिकारिक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ट्विटर के साथ। अच्छा, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है और उन्होंने ही ट्विटर में कोविड इंडिया सेवा नाम से ऑफिशियल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लोग हैं वो कोविड-19 से संबंधित अपने प्रश्नों का जवाब पा सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरैक्टिव सर्विस शुरू की थी। बाकी ट्विटर की बात करेंगे, स्थापना 2006 में हुई है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और भारत के लिए इसके एमडी सीईओ कौन है? मनीष माहेश्वरी हैं। और इसके जो ट्विटर के सीईओ हैं वो हैं जैक डॉर्सी। और जैक डॉर्सी से कुछ बात याद आ रही है, अभी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को $1 बिलियन देने की घोषणा की थी इन्होंने। फिर है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत 142 नंबर पर रहा है। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया? तो इसे जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने और इसमें टोटल 180 देशों में से भारत 142वें नंबर पे रहा है। टॉप पे है नॉर्वे, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड पे है डेनमार्क। तो आपको भारत का स्थान याद रखना है 142 और नॉर्वे टॉप पे है। और बेसिकली ये रिपोर्ट बताती क्या है, इंडेक्स बताता क्या है कि देश में रिपोर्टर्स को कितनी फ्रीडम है, वो कितने सेफ है। फिर है, किन देशों को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी? तो आंसर होगा पड़ोसी देशों को, मतलब जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर उन देशों की कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उससे पहले हमारी गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी होगी। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अभी कोविड-19 की वजह से जो नाजुक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है तो कोई विदेशी कंपनी इस समय में हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण न कर ले, फायदा न उठा ले। अभी तक केवल ये वाली कंडीशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ही एप्लीकेबल थी, लेकिन अभी सरकार ने जो भी हमारी बाउंड्री से लगने वाले पड़ोसी देश हैं उन सब के लिए ये एप्लीकेबल कर दी है कि भैया इन्वेस्ट करना है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लो। फिर किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा एडम हिगिनबॉटम ने। तो एडम हिगिनबॉटम की जो बुक है उसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर और इसी ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। ये बुक सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी गई है। अच्छा, इस पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। और अगर बाकी के जो ऑप्शन की बात करेंगे जैसे कि अब्दुल-वहाब अस्साउई, तो अभी आपको याद होगा ये अल्जीरिया के लेखक हैं और 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 इन्होंने जीता था अपने उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए। और जालीला हैदर की बात करेंगे, पाकिस्तान की नागरिक है और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड जीता था इन्होंने।
फिर अभी किस देश में औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है? तो आंसर होगा लेबनान में। तो अभी लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया है। लेबनान की बात करेंगे, कैपिटल इसकी बैरूट है, करेंसी है लेबनीज पाउंड और प्रधानमंत्री अभी नए बने थे हसन दियाब। अच्छा, एक और नाम लेबनान से हमने पढ़ा था, जीना अकर का। लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री के साथ साथ ये पूरे अरब क्षेत्र की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी, तो इनका नाम भी याद रखना। फिर है, अभी किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों के लिए, यूजर्स के लिए, अकाउंट होल्डर्स के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा ताकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके और एटीएम से पैसे भी निकाल सके, और इसी के लिए इसने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। और इसका लक्ष्य भी है, इसने लक्ष्य रखा है कि 2020-21 में 1 करोड़ कार्ड ये जारी करेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले इसने वीजा के साथ भी समझौता किया था। तो पहले वीजा के साथ किया, अब मास्टर कार्ड के साथ कर लिया। पेटीएम की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और इसके फाउंडर का नाम याद रखो, विजय शेखर शर्मा है। बाकी पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ का नाम है सतीश कुमार गुप्ता। और अभी एक हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा था पेटीएम में, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? विनीत अरोड़ा, वो भी याद रखो, नया अपॉइंटमेंट है। फिर है, अभी किसने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो आंसर होगा फेसबुक ने। तो फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। कितने में खरीदा? $5.7 बिलियन में। रुपये में बात करेंगे तो 43,574 करोड़ रुपए। और अब फेसबुक ने रिलायंस के साथ सुपर एप्लीकेशन बनाने के लिए भी समझौता कर लिया है। तो इस सुपर एप्लीकेशन में जैसे आपको डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, बैंकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग जैसे फीचर मिलेंगे। ये सुपर एप्लीकेशन वी चैट को टक्कर देगा। अच्छा, फेसबुक से कुछ पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं, आपने पढ़ा था, जैसे अभी पंजाब सरकार ने फेसबुक के साथ कोविड-19 के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चैट बॉट तैयार किया था। और अभी फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम भी शुरू किया है फेक न्यूज को रोकने के लिए, तो वो भी याद रखो। फेसबुक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और सीईओ मार्क जकरबर्ग है। अच्छा देखो, बात खरीदने की चल रही है, तो एक और पॉइंट आपको बता दूं, अभी चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने एचडीएफसी में अब तक 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो भारत की आईटी कंपनी टीसीएस किस देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा इजराइल। तो भारत की आईटी कंपनी है ये टीसीएस, जो कि इजराइल के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। वैसे अभी इस डिजिटल बैंक का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा और इसे TCS-BANCS इसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। अब ये क्या है? TCS-BANCS ये एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, टीसीएस का ही है ये। टीसीएस की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1968 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन और इसके एमडी सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है। अब बात इजराइल की भी हुई है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, कैपिटल जेरूशलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। फिर है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान में किसे एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। तो हमारी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन है ये पीवी सिंधु और इन्हीं को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। तो ये अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे पीवी सिंधु के अलावा और भी लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनका नाम ध्यान रखें पीवी सिंधु का। एग्जामिनर पूछेगा तो इन्हीं का नाम पूछेगा। और अभी इनके ऊपर एक बुक भी आई थी पीवी सिंधु के ऊपर, बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। किसने लिखा था? वी कृष्ण स्वामी ने लिखा था। और कुछ समय पहले इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका? वीजा का। और अभी जनवरी या फरवरी की बात है, आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी ये। उसके अलावा याद रखना, इस बार पद्म भूषण के लिए भी इनको चुना गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था पीवी सिंधु को, और साथ में उन्हें अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला था। तो इतने पॉइंट्स आप पीवी सिंधु से याद रख लीजिए। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो स्थापना 1934 में हुई है, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष का नाम है पॉल एरिक हॉयर। फिर अभी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया है? तो आंसर होगा राकेश शर्मा को।
तो राकेश शर्मा के बारे में बता दूं, ये अभी वर्तमान में बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अभी इन्हें इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बाकी ये तीनों नाम आप याद रखो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगे, विश्वनाथ सोमदर मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं। बाकी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बात करेंगे, स्थापना 1947 में हुई है। हेडक्वार्टर आप याद रख लो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का इसका स्लोगन यानी कि नारा क्या रहा, KLPACA बाका कैरिंग थ्रू रीडिंग। और 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी क्या रही, कुआलालंपुर मलेशिया। फिर आपसे पूछा जा रहा है सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की जल संरक्षण योजना है, तो याद रखना गुजरात की। तो अभी 21 अप्रैल को ही गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बीच में सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है। एक्चुअली में जो इसका पहला चरण है यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें मानसून के पहले यानी कि बरसात का सीजन आता है, उससे पहले जो नदियां हैं, जो झीलें हो गए, जो बांध वगैरह हो गए, उनको गहरा किया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर सकें। फिर है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे, तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। तो वैसे आपको पता ही होगा इस साल कोरोना वायरस के कारण जितने भी खेल हैं वो तो या रद्द हो गए हैं या फिर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। पर अब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन कर रहा है जहां इसे ऑनलाइन खेला जाएगा। इसमें 6 अलग अलग देशों की टीमें हिस्सा लेंगी और भारत की ओर से विश्वनाथ आनंद इसमें खेलेंगे। मई में खेला जाएगा ये 5 से 10 मई तक। विश्वनाथ आनंद से 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है और अभी इन्हें वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया था। और याद रखना विश्वनाथ आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991 में। और चेस की बात हुई है तो एक प्रश्न मैंने आपसे हमेशा पूछता हूँ, वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं, तो वो भी याद रखना 20 जुलाई को मनाते हैं। फिर है किसे हुआवी टेलीकॉम इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा डेविड ली को। हुआवी ये चाइनीज कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शेंजेन में। बाकी UV प्रवीण राव की बात करेंगे तो नैस्कॉम के अध्यक्ष बने थे ये। संगीता रेड्डी आप जानते ही हो, फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। और निरंजन हीरा नंदानी की बात करेंगे, एसोचेम के ये अध्यक्ष बने थे। फिर है कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो नाम से मोबाइल एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, तो आंसर होगा IIIT दिल्ली। IIT दिल्ली मत करना, IIIT दिल्ली इसका आंसर होगा। IIIT दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो इसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये लोगों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा और उन्हें जागरूक बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में भी मदद करेगा। देखो बाकी IITs अभी काफी सारे न्यूज में थे, मैं आपको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। IIT बॉम्बे न्यूज में था क्योंकि इसने अभी क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक इसने बनाया। IIT मद्रास की बात करेंगे तो भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा यहीं पे। और अभी IIT मद्रास ने ही अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित ड्रोन भी बनाया था। IIT रोपड़ की बात कर लेते हैं तो कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था जो कि मरीजों को दवा और भोजन देने के काम आएगा ताकि इंसान को नहीं जाना पड़ेगा ताकि वो संक्रमित न हो। उसी तरह से IIT रुड़की अभी इसने प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया। और IIT गांधीनगर की बात कर लें तो प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और अभी हमने पढ़ा भी था IIT मंडी के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम इसने डेवलप किया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। और इसे हमने पहली बार 2010 में मनाया था। अच्छा 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो ध्यान रखना क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और राजस्थान पहला राज्य बना था जिसमें 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। किसके द्वारा, उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और फिर उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था। अच्छा हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 24 से लेकर 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह भी मना रहा है यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। और इसकी थीम रखी है #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। फिर है बंटर ब्लिट्ज कप किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा एलिर्जा फिरोजा ने। ये ईरान के चेस प्लेयर हैं
और अभी इन्होंने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं? तो ये भी याद रखना, नॉर्वे के हैं ये। और ये चेस कंपटीशन ऑनलाइन खेला जाता है। और अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का जो ऑनलाइन नेशनल कप होगा, मई में होगा, उसमें भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? विश्वनाथ आनंद। फिर है, भारतीय मूल के किस भारतीय नागरिक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा सुदर्शनम बाबू को। तो अभी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू को साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा रो खन्ना का नाम आपने सुना होगा, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था इनको। सीमा वर्मा का नाम भी सुना होगा, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। और अजय महाजन को तो कैसे भूल सकते हैं आप, केयर रेटिंग के MD CEO बने थे ये। फिर है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने विश्व पुस्तक दिवस पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा #MyBookMyFriend। तो हमारे जो मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने #MyBookMyFriend नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। तो इसमें पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए उन्होंने सभी छात्रों को बोला है कि लॉकडाउन के समय जो भी आप अपनी एकेडमिक बुक्स पढ़ रहे हो, पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ रहे हो, उसके अलावा अपनी पसंद की किताबें भी पढ़ें और सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend के जरिए उस बुक को शेयर करें जो आप इस समय पढ़ रहे हो। अच्छा, ये जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, ये भी ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता दूं, अभी इन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया। ये ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान छात्रों को ई-लर्निंग सामग्री को इस विद्यादान 2.0 पोर्टल पे अवेलेबल कराया जाएगा। अच्छा, वैसे मानव संसाधन मंत्रालय अभी काफी न्यूज में था। किस किस कारण से न्यूज में था, सुनो। एक तो अभी इसने युक्ति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर जो डिजी लॉकर है, उसको राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया था। और अभी इसने कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज जिसका नाम है समाधान, उसको भी लॉन्च किया था। और इसके अलावा देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया था। तो इन सब कारण से ये भी न्यूज़ में था, ध्यान रखना। फिर अभी किसने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है? तो आंसर होगा UNODC ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज शुरू की है। तो इस सीरीज का बेसिकली उद्देश्य यही है कि कमजोर वर्ग की समस्याओं के साथ साथ उभरते हुए जो मुद्दे हैं, जैसे कि लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, भेदभाव, भ्रष्टाचार, इन सभी के बारे में छात्रों को जागरूक करना। UNODC की बात कर लेंगे तो आप तो केवल इसका हेडक्वार्टर याद रख लो, वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर है, अभी किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह यानी कि सैंपल को कलेक्ट करने वाली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। और ये भारत की पहली कोविड-19 सैंपल को इकट्ठा करने वाली मोबाइल लैब होगी, जिसका नाम होगा मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। और इसे बनाया है DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने मिल करके। तो इसमें एक दिन में 1000 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की जा सकती है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो राजनाथ सिंह जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। फिर है, अभी CSIR और IGIB ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप की है? तो आंसर होगा फेलुदा। पहले तो ये जान लो CSIR मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IGIB मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और इन दोनों ने मिलकर ही कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली ये किट तैयार की है। और इसका नाम जो है ना, वो महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों का एक जासूसी पात्र है, कैरेक्टर है फेलुदा, उसके नाम पे रखा है। देखो क्या होता है, जो प्राइवेट लैब होती है उसमें जो टेस्ट किट का खर्चा आता है वो 4500 रुपये आता है लगभग, लेकिन इसमें लगभग 500 रुपये से कम में ये काम हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में वायरस के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। बाकी ये जो आप पढ़ रहे हो वॉश करो, हमने पढ़ा भी था। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको किसने डेवलप किया? IIIT दिल्ली ने। प्रज्ञाम आप जानते ही हो, झारखंड सरकार ने बनाया है, और क्वारंटाइन IIT बॉम्बे ने। फिर अभी BRO ने कासोवाल एनक्लेव जो कि पंजाब में है, उसको देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल बनाया है? तो आंसर होगा रावी नदी पे। और लगभग इस पुल की लंबाई है 484 मीटर।
और इसके पहले अभी बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में भी दापोर रे जो पुल बनाया था, किस नदी पे बनाया था, तो सुबनसिरी नदी पे बनाया था, तो वो भी याद रखना। बीआरओ की बात कर लेंगे तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1960 में होती है और इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है वहां पे सड़कों को बनाना, जो पहाड़ी जो दुर्गम एरिया है वहां पे सड़कों को बनाना, इसका कार्य होता है। डायरेक्टर जनरल है इसके हरपाल सिंह, और इसका मोटो बड़ा अच्छा है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए परफेक्ट है। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। फिर है, अभी किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए आप्त मित्र नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। अब इसमें क्या होगा, जो हॉट स्पॉट एरिया है यानी कि जहां पे कोविड-19 के पेशेंट हैं, उन क्षेत्रों में कोरोना के लक्षण किस व्यक्ति में है इसकी पहचान करेगा ये, और लोगों को कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता और परामर्श भी दिया जाएगा इसके थ्रू। देखो, कर्नाटक की बात है तो इसकी जो कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस का है, विप्रो का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है, और इसरो का भी यहीं पर है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और आपको याद होगा, अभी रिपोर्ट आई थी एक जिसमें बताया गया था कि 2019 में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे कौन सा शहर था, तो बेंगलुरु ही था। और अभी टॉम का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भी बताया गया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु ही है। अभी कर्नाटक ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था, और कोरोना वॉच नाम से एक एप्लीकेशन भी इसने बनाया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इसरो देश का पहला जो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर है वो कर्नाटक में ही बनाएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेरे में, तो ये भी याद रखना। फिर है, अभी CII ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है -0.9% से लेकर के 1.5% तक। मतलब इसने कहा अगर ज़्यादा स्थिति खराब रही तो -0.9% तक रह सकती है, और अच्छी से अच्छी स्थिति रही तो 1.5% तक रह सकती है। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, और डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं जगह पे ये 0.9 लिखा हुआ है और कहीं जगह पे माइनस का 0.9 लिखा हुआ है। मैंने 2-3 जगह चेक किया, जैसे कि द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, कुछ इस तरह से है, तो वहां पे माइनस का 0.9 लिखा हुआ है और कहीं जगह पे प्लस का 0.9 लिखा हुआ है। तो एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज न रहें, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। फिर भी आप कहोगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया, इसके अलावा एक और पॉइंट सुन लो। अभी फिच रेटिंग ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना अनुमान घटा करके 0.8% कर लिया है। बाकी जो अभी और जो अनुमान है, प्रोजेक्शंस है, किस किस ने क्या बताए हैं, सब अपडेटेड लिस्ट आज तक की मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आप इसे देख सकते हो। बाद में ये चेंज हो सकती है, तो आगे वाले वीडियोस को आप फॉलो करते रहें, अपडेटेड रहें, कहने का मतलब ये है। CII का मतलब यहाँ पे होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हें मैनेज करने वाली एक संस्था है, और इसके अध्यक्ष का नाम है विक्रम किर्लोस्कर। फिर है, अभी किस राज्य ने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। और ये जो संपर्क दीदी नाम से जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से घर पर ही एनिमेटेड वीडियोज के द्वारा उनकी पढ़ाई कराई जाएगी। उत्तराखंड की देखो कैपिटल देहरादून है, और अभी इसकी कैपिटल से एक प्रश्न भी आया था कि उत्तराखंड ने घोषणा की है जो इसकी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल होगी वो क्या होगी, गैरसैंण होगी। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और आपको याद रखना है, अभी 1 से 7 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहाँ पे, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में ही गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज भी बनेगा, मतलब जो उसका फ्लोर होगा वो ग्लास का होगा, आप आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होगा। और अभी कृषि भूमि के पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड से एक डैम और एक नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो टिहरी डैम, और वो किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। और एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये काफी एग्जाम में आता है क्योंकि ये भारत का एक तो पहला नेशनल पार्क है, और इसके बीच में से एक नदी भी निकलती है, वो भी पूछ ली गई है कहीं कहीं बार, जिसका नाम है रामगंगा नदी। अच्छा, वैसे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऐसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। उसके अलावा याद रखना, देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनेगा आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और ये पिथौरागढ़ वही है जहाँ पे काजिंद एक्सरसाइज हुआ था। काजिंद एक्सरसाइज होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। चलो, एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप बताएं देश का पहला सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पर है।
और जो आप उसका आंसर दोगे ना तो उसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी सुन लो, वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी होगा। देश का ही नहीं, एशिया का भी। ट्यूलिप मतलब होता है एक फूल होता है ट्यूलिप। फिर है, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में पंचायती राज संस्थानों के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार जीते हैं और अलग अलग श्रेणियों में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। एक तो यही हो गया नानाजी वाला, और एक है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और एक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। और इन पुरस्कारों का देने का उद्देश्य है ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करना। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर से कि अभी जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी, और इसका उद्देश्य यही था कि इस समय लॉकडाउन के समय जो बुजुर्ग नागरिक हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनकी मदद करना। क्योंकि जैसे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, दवा लानी है, किराने का सामान लाना है, छोटी छोटी सामान लेकर के आने, तो अभी काफ़ी उनको समस्या हो रही है, तो उसके लिए वो सर्विस शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर से कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं तो अभी पहले इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रख लो, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इनके साथ हमेशा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का नाम, जो कि अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। मिलते जुलते नाम है तो कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ध्यान रखो। उसके अलावा इसका जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक करा गया। सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल करके अटल जी के नाम पे अटल चौक करा गया। जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, अच्छा पहले तो ये याद रख लो, ये चेनानी नाशेरी सुरंग रोड सुरंग है और भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। 9.2 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो इसका नाम अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे और भी नाम रखे गए हैं, जैसे कि कोलकाता बंदरगाह का नाम, और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया। किसको मिला था बता सकते हो क्या? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। वैसे इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है, ऑलरेडी एक स्टेडियम है। कहाँ पे? गोवा में। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप बताओ भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस जज ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था? अच्छा वैसे ये प्रश्न मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। रजनीश ओसवाल उनका नाम है। आप तो ये बता दो मुझे कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, और जो भी है ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस है, ये भी आप ध्यान रखना। नाम आप बता दो बस। विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगी इसकी थीम, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। लास्ट ईयर भी यही थी, इस बार भी यही है। तो अगर लास्ट ईयर की याद होगी तो फिर आपको थीम याद करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी याद है। अच्छा, ये जो मलेरिया है, याद रखना, एनाफिलीज नाम के संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पैरासाइट पाया जाता है। जब वो काटता है तो हमारे ब्लड में ये फैल जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो 2008 में मनाया गया था। और भारत ने अगर बात करें मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? तो 2030 का। अच्छा, 25 अप्रैल को हम एक और इम्पोर्टेंट डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो इसे फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। फिर है, अभी किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जिसका नाम है नूर, उसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो आंसर होगा ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, एक हसन नाम अभी और न्यूज में था, हसन दियाब। जनवरी में ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। और ईरान से एक नाम और याद रखो, इस्माइल कानी का नए कमांडर बने हैं, क्योंकि जो कासिम सुलेमानी थे पहले कमांडर, वो अमेरिकी हमले में मारे गए। फिर है, अभी किसने फाइलों का संचालन करने के लिए ई कार्यालय नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसी ने अभी ई कार्यालय नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसकी मदद से सीआईएसएफ की जो भी फाइलें डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनको बिना छुए आप एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। क्योंकि अपन फिजिकली अगर फाइलों को टच करते हैं, 10 तरह के हाथ लगते हैं, तो अभी आपको पता है संक्रमण फैल रहा है, कोरोना, तो उसका डर लगा रहता है कि संक्रमण कहीं वहां पर न फैल जाए। तो यहाँ पे फाइलों को ऑनलाइन तरीके से सिक्योरली इस एप्लीकेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। सीआईएसएफ की बात करेंगे, स्थापना 1969 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। अच्छा, यहाँ पे बीएसएफ की बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल। एक्चुअली में एसएस देशवाल ये आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, जिन्हें चार्ज दिया गया बीएसएफ का। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी, ये भी नए बने थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह। कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि बात करेंगे भारतीय तट रक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, तो उसके डायरेक्टर जनरल हैं
के नटराजन, कृष्णन नटराजन। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। और हमारे पहले सीडीएस कौन बने? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बने। आर्मी चीफ आप जानते ही हो मनोज मुकुंद नरावने हैं। और उप सेना प्रमुख कौन बने थे? एस.के. सैनी बने थे, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। एयर चीफ मार्शल भी आपको पता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है, तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर अभी किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल वो डेवलप किया है? तो आंसर होगा नासा ने। यहाँ पे वाइटल का मतलब हो गया वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये जो वाइटल नाम का वेंटिलेटर है जो कम लक्षण वाले, जिनमें कम सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो इतने ज्यादा खतरे में नहीं है, उन मरीजों के लिए ये डिजाइन किया गया है ताकि वेंटिलेटर की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है उनको जो नॉर्मल वेंटिलेटर होते हैं उसका वो यूज कर पाए, वो अवेलेबल हो। अभी आपको पता है वेंटिलेटर की समस्या चल रही है और उसी कारण से मतलब जो जिनको कम ज़्यादा खतरा है उसको तो रखा जाएगा इस वाइटल नाम के वेंटिलेटर पे, और जो ज़्यादा सीरियस है उनको जो नॉर्मल वेंटिलेटर है उस पर रखा जाएगा। नासा की बात कर लेंगे। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? जब डीआरडीओ की हुई थी। और डीआरडीओ की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। फिर अभी वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी जो अन्य अदालतें हैं वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और इसमें इंटरनेट का उपयोग भी नहीं होगा, बिल्कुल सिक्योरली काम होगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो याद रखना कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका लखनऊ ही है। उसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भी पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य भी बना था। वहीं बात करेंगे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। और देश का पहला हाथी अस्पताल आपके मथुरा में है। उसी प्रकार से देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय ये भी आपका मथुरा में है। लेकिन बात करेंगे देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम 11 नाम से अंतर विभागीय समितियों का भी गठन किया था उत्तर प्रदेश ने। फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की संपत्ति के स्वामित्व यानी कि उस भूमि का मालिक कौन है इसका रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना शुरू की गई है। जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायती विकास योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो परियोजनाएं चल रही है उनका रिकॉर्ड रखेगा और आम जनता भी इन मोबाइल पोर्टल में अकाउंट बना करके इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले सकती है। तो ये दोनों का नाम आप याद रखना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। फिर अभी किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे का यूज करके 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। तो अभी आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे स्कैन के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है। अच्छा, आपको पता होगा अभी आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। बाकी अभी आईआईटी और भी न्यूज में रहे थे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे क्वारंटाइन एप्लीकेशन डेवलप किया। उसके अलावा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक बनाया। और आईआईटी मद्रास, याद रखना, भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। वहीं आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में है, तो उसने कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। और आईआईटी गांधीनगर प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था। फिर अभी किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा संजय कोठारी ने। और आपको बता दूं ये संजय कोठारी अभी तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव थे। अच्छा, फिर बता सकते हो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव कौन बन गए हैं, सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो कपिल देव त्रिपाठी बन गए हैं। इनके अलावा बिमल जुल्का का नाम भी याद रखो, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और अजय महाजन की बात करेंगे तो केयर रेटिंग्स के एमडी-सीओ बने ये। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, तो सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे स्थापित किया गया था। फिर है चीन के पहले
मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज, एक्सप्लोर करना, तो उसका नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा तियानवेन-1। तो अभी चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तियानवेन का मतलब होता है हेवनली क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न, जो चाइना में जाने माने कवि के द्वारा लिखी गई एक कविता है तियानवेन। और आपको बता दूं, इससे पहले भारत, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ पहले ही मंगल मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। और अब चाइना के मिशन का लक्ष्य है एक ही मिशन में वो परिक्रमा भी कर ले, लैंडिंग भी करवा ले और रोविंग भी करवा ले। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में ही याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी रेनमिन है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी आपको याद होगा सिप्री की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन सा है, तो चाइना है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे, इसके कैपिटल बीजिंग में। और 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स आपके होंगे चाइना के हांगझाऊ में। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पे रहा था चाइना, सेकंड पे रहा था USA। फिर हाल ही में हुडको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। हुडको मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोलेंगे तो आवास व शहरी विकास निगम। बाकी देखो ये नाम तीनों इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, विश्वनाथ सोमदर ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर अभी किस IIT ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की यानी कि कितना वो फैलेगा उसकी भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है, तो आंसर होगा IIT दिल्ली ने। तो भारत में कोरोना संक्रमण और उसके प्रसार का पूर्वानुमान यानी कि उसकी भविष्यवाणी और उसका आकलन करने के लिए IIT दिल्ली ने एक डैशबोर्ड तैयार किया है और उसका नाम याद रख लो। नाम क्या रखा है? प्रकृति। प्रकृति की भी यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अभी वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा पेटीएम के साथ। अब इससे क्या होगा? इससे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनके अभी कोरोना के कारण काफी नुकसान हो रहा है, उनको मतलब यहाँ से वो इनकम कर सकते हैं। अगर वो पेटीएम यूज करते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर वो वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज कर सकते हैं और उनको कैशबैक मिलेगा और इस तरह से वो इनकम कर सकते हैं। पेटीएम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अच्छा, पेटीएम से अभी एक नया अपॉइंटमेंट आया था। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे। कौन? विनीत अरोड़ा। और वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो इसके CEO हैं रविंदर। फिर अभी स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो आंसर होगा पुणे ने। तो अभी पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए डेवलप किया गया है। तो वो लोग जो विदेशी यात्राओं से लौटे हैं और जिन्हें कोरोना वायरस के इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है, ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, तो उनकी निगरानी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अच्छा, पुणे से एक पॉइंट आप और याद रखो। अभी पुणे में स्थित जो माई लैब डिस्कवरी है उसकी रिसर्च डेवलपमेंट टीम ने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी, जिसका नाम क्या था? पैथो डिटेक्ट। फिर अभी केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है, तो आंसर होगा बैंकिंग उद्योग को। तो अभी सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर यानी कि 6 महीने तक जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो अब बैंकिंग क्षेत्र के जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण आर्थिक जो गतिविधियां कमजोर पड़ रही है, इसी कारण से श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। अच्छा, श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? हमारे संतोष गंगवार है। फिर आपको बताना है अंबुबाची मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो आंसर होगा असम में। और ये भी न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि कोविड-19 के कारण इस साल जो असम में ये अंबुबाची मेला होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। ये हर साल असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है अंबुबाची मेला। असम की बात हुई है तो कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। इसके अलावा याद रखना एक बिहू जो त्योहार है वो भी काफी बार पूछ लिया जाता है, फेमस है, असम का है ये। और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आप जानते ही हो, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है। और आपको याद होगा इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 अप्रैल को।
तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसे 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम रही इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अच्छा देखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज जब भी हमारा वो रिवीजन वाला वीडियो होता है, अगर आप में से कोई देखता होगा तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये तीनों साथ में याद रखो। 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को हमने पंचायती राज दिवस मनाया, 25 को मलेरिया डे और 26 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। जब भी इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर रहे हो तो तीनों साथ में करो, हमेशा याद रहेंगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें राज्य की जो महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाएंगी और फिर सरकार उन मास्क के उन्हें 11 रुपए देंगी और इस तरह से उन्हें आमदनी भी होगी, इनकम भी हो जाएगी और वो एक तरह से पुण्य का काम भी करेंगी क्योंकि उनके मास्क जो है मार्केट में जाएंगे और वैसे आपको पता है मास्क की मार्केट में वैसे ही कमी है, तो उनके मास्क को लोग यूज करेंगे और संक्रमण से बचने का प्रयास करेंगे। तो हो गया ना पुण्य का काम। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी भोपाल है, जहाँ पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक बना है। मुख्यमंत्री वापस से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा याद रखना, हमारे देश का पहला जो हीरा संग्रहालय वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बना है और देश का जो मकड़ालय है अरकनेरियम वो भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। मुख्य सचिव अभी बने थे इसके चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह। और अभी मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल भी शुरू किया था। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, याद रखना, ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला ये पहला शहर बना था। और इंदौर एक और कारण से भी न्यूज में रहा था कि यहाँ पे देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया जाएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा मध्य भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो भी बना है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के देवास में। और अभी मध्य प्रदेश ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने ही एस्मा भी लागू किया था, ESMA। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ क्या होता है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने कोविड फार्मा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इससे क्या होगा, तो इस एप्लीकेशन की मदद से दवा की दुकानों से अगर आप खांसी, सर्दी जुकाम या बुखार की दवा खरीदने जाते हो तो सरकार आप पे नजर रखेगी ताकि ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके जिनमें कोविड-19 के लक्षण हो। जैसे कि आप दुकान पे दवा खरीदने गए तो जो दुकानदार होगा वो आपसे आपका फोन नंबर, आपकी जानकारी लेगा, डिटेल लेगा, फिर जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू सरकार को दे देगा। तो इस तरीके से सरकार आप पे नजर रखेगी। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक और पॉइंट अभी आपको बताता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना भी फिर से शुरू की है। इसमें जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, स्वयं सहायता समूह होंगे, उनको 40,000 रुपए तक का लोन भी बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती और अमरावती में ही देश का हमारा 25वां हाईकोर्ट बना है और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने रायतू भरोसा योजना शुरू की। अच्छा, एक रायतू बंधु योजना भी है जो कि तेलंगाना ने शुरू की थी, तो ये याद रखना। और योजनाओं की बात करें तो अम्मा ओडी योजना हो गया, नेस्तम नेस्ता योजना हो गया, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना हो गया और एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी हो गया जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सब शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अभी इसने वैसे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी। और याद रखना, देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। और अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश और सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा था। और अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था इसने। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपका कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। उसके अलावा याद रखना, आंध्र प्रदेश में ही बनेगा भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर है अभी सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये किस देश की है? तो ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान है ये सना मीर और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको याद होगा ये वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिला क्रिकेटरों में शामिल है। और 2019 में ये 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर भी बनी थी। बाकी पाकिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, एक बार प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रख लो, लियाकत अली खान है। वहीं पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज का नाम भी याद रखो, सुमन कुमारी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। फिर अभी किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने।
तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि बाजारों में जो दवाई उपलब्ध नहीं है उन्हें सीधे रोगियों के घर पर पहुंचाया जाएगा, और अगर वो दवाई का मूल्य 200 रुपए से कम हुआ तो आपको वो दवाई मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन 200 से ज्यादा रुपए की बनती है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस समय ये किसी भी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। फिर है, किसने कोविड 19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन डेवलप किया है? तो आंसर होगा IIIT-MK। IIIT-MK मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्च इंजन जिसका नाम रखा है विकोलन, वो बनाया है। और विकोलन का मतलब होता है खोजना। तो इस सर्च इंजन से जो रिसर्चर्स होंगे उनको वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, और खासकर ऐसे समय जब उन्हें कोविड 19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो IIIT-MK है। एक IIIT दिल्ली भी अभी न्यूज में था, और उसने क्यों न्यूज में था वो, क्योंकि उसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था। फिर अभी किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के जो राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उन्होंने नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं तो उसके लिए जो मौत की सजा दी जाती थी अब उसे समाप्त कर दिया है, और इसी के साथ नाबालिगों को 10 साल से ज्यादा की जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। और आपको बता दूं, इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में जो कोड़े मारे जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसके रियाद है, और आपको याद होगा नवंबर में जो G20 समिट होगी यहीं पे होगी, यानी कि इस साल जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो सऊदी अरब ही कर रहा है। तो G20 की अभी आप देख रहे होंगे जो भी मीटिंग होती है, चाहे ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग होती हो, वित्त मंत्रियों की मीटिंग होती हो, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरब ही कर रहा है। कैपिटल सऊदी रियाल है। उसके अलावा सऊदी अरब से एक पॉइंट याद रख लो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता पाने वाला ये पहला अरब देश बना था। और जो लुलू समूह के अध्यक्ष हैं MA यूसुफ अली, और ये सऊदी अरब देश की प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे, तो ये नाम भी याद रख सकते हो। फिर है, कौन सा अस्पताल कोविड 19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो आंसर होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये उत्तर प्रदेश में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये कोविड 19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई कोविड 19 का रोगी है और वो सही हो चुका है तो उसकी बॉडी से प्लाज्मा लेकर के दूसरे रोगियों को दिया जाता है जो इस वायरस के कारण सबसे ज्यादा बीमार है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैंने आपसे और पूछा था कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राज्य पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा AK शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को। तो अभी देखो काफी सारे मंत्रालयों के सचिव नियुक्त किए गए थे, किसी को ट्रांसफर किया गया, किसी को नया बनाया गया। जैसे कि अरविंद शर्मा मैंने आपको बताया MSME मंत्रालय के बने। तरुण बजाज की बात कर लेंगे तो आर्थिक मामलों यानी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का सचिव बनाया गया। और जैसे कि प्रीति सूदन की बात करेंगे तो ये तो जो आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव थी, और ये रिटायर्ड होने वाली थी अभी 30 अप्रैल को, लेकिन अभी इनका 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और रवि मित्तल की बात करेंगे तो खेल सचिव बने थे, और भी मंत्रालय के सचिव बने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है, हाल ही में जारी इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। तो ये जो रैंकिंग है ये जारी की है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत में टॉप यूनिवर्सिटी रहा है IIT खड़गपुर। लेकिन वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ये 57 नंबर पे रहा है। और बात करेंगे पूरे विश्व में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा रहा, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पे सिडनी यूनिवर्सिटी रहा है। फिर अभी किस राज्य ने कोविड 19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड 19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम से एक रोबोट तैयार किया है। तो जैसे मरीजों को कोई भी सामग्री देनी है, जैसे कि दवा देनी है, खाना देना है, तो वहां पे कोई इंसान नहीं जाएगा, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा, वरना संक्रमित होने का खतरा रह सकता है। तो इसीलिए रोबोट बनाया, रोबोट करेगा ये जो भी काम करेगा। तो याद रख लेना, कर्मी बोट इसका नाम है, और किसने बनाया? केरल सरकार ने। और इसी तरह से आपको याद होगा इसी पर्पस के लिए अभी IIT रोपड़ ने भी वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था।
फिर अभी किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो अभी आपको पता है लॉकडाउन के कारण जो भी स्कूल वगैरह है वो सब बंद है, तो घरों में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें अभी तो कक्षा 5 का जो पाठ्यक्रम है उसे कार्टून और फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने हेल्प मी नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाया है। हरियाणा की बात करेंगे, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अभी इन्होंने एक बुक भी रिलीज की थी जिसका नाम था अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जिसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर के खंडेलवाल। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी शुरू की थी और हरियाणा ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, अटल जी के जन्मदिन को, यानी कि 25 दिसंबर को। और हरियाणा में जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया था। फिर है हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे है भारत। तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8% से बढ़कर के 71.1 बिलियन हो गया है। और अभी मार्च में सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? सऊदी अरब टॉप पर है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। फिर है पिच ब्लैक नाम का वायु सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये पिच ब्लैक नाम का जो वायु सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें कई और देशों की वायुसेना भी हिस्सा लेती है, भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस बार ये होने वाला था 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ये हर 2 साल में होता है, बाई एनुअल है, द्विवार्षिक। तो अभी रद्द कर दिया गया, तो अभी इसका अगला संस्करण होगा 2022 में ही। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पूछा जाए किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेव वाटमोर को अभी बड़ौदा के रणजी टीम का कोच बनाया गया था। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शॉ को, और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। और आपको याद होगा 2020 में जो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। फिर अभी किस आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है रूहदार उसको बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। एक्चुअल में आईआईटी बॉम्बे ही नहीं, आईआईटी बॉम्बे की एक टीम है, उसमें कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के ये सस्ता वेंटिलेटर बनाया है और इसका नाम रखा है रूहदार। और किस किस के साथ मिलकर के? तो एनआईटी श्रीनगर के साथ मिलकर के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू कश्मीर के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के। अच्छा, अभी कुछ और वेंटिलेटर्स न्यूज़ में रहे थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि नासा ने बनाया वाइटल नाम से वेंटिलेटर, आईआईटी रुड़की ने बनाया प्राण वायु नाम से वेंटिलेटर, और प्रोजेक्ट वायु नाम से वेंटिलेटर बनाया था आईआईएससी बेंगलुरु ने, आईआईटी हैदराबाद ने भी बनाया जीवन लाइट नाम से वेंटिलेटर, और जीवन नाम का वेंटिलेटर बना रहा है भारतीय रेलवे, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में बना रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने देश की फुटबॉल लीग को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया, जिससे कोई भी टीम चैंपियन नहीं बन सकी, और इस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लीग को समाप्त करने वाला नीदरलैंड पहला यूरोपियन कंट्री बन गया। और आपको बता दो, अभी कोविड-19 के कारण ब्रिटेन के जो फुटबॉलर हैं जिनका नाम है नॉर्मैन हंटर, उनका भी निधन हो गया है। नीदरलैंड की बात है तो कैपिटल एम्स्टर्डम है और करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूट।
और यहीं पे हैग नीदरलैंड में आपका हेडक्वार्टर है द इंटरनेशनल कोर्ट का। उसके अलावा समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश भी आपका यही है, नीदरलैंड। और एशिया में अगर बात करेंगे तो फिर ताइवान आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नीदरलैंड से एक नाम और याद रखना, ईवा डी गोदे का, नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इनका नाम क्यों याद रखना, क्योंकि 2019 का FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि मेंस में बात करेंगे तो मनप्रीत सिंह को चुना गया था। फिर एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा नोकिया के साथ। तो अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 4G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाएगी और भविष्य में बेस्ट 5G कनेक्टिविटी दी जाएगी। नोकिया की बात करेंगे तो वर्तमान में इसके MD CEO राजीव सूरी हैं। अच्छा, नोकिया की बात करेंगे, अच्छा पहले तो ये याद रखो नोकिया किस देश की कंपनी है, ये फिनलैंड की कंपनी है और वर्तमान में इसके MD CEO है राजीव सूरी। लेकिन अभी सितंबर से पेक्का लुंडमार्क बन जाएंगे क्योंकि उनको नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखना, अभी बने नहीं है, नियुक्त हुए हैं, अपना पद ग्रहण करेंगे वो सितंबर से। तो वर्तमान में तो मैं राजीव सूरी ही बोलूंगा। और भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो उसके MD CEO है गोपाल विट्टल। अच्छा, BSNL भी अभी न्यूज में था। देखो, BSNL के जो MD CEO है PK पुरवार, उनको एडिशनल चार्जेस दिया गया है MTNL का। और अभी SBI के साथ मिलकर के BSNL ने भारत इंस्टा पे पेमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। फिर है किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो कितने में, 1592 करोड़ रुपए में। और इस सौदे के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की जो हिस्सेदारी है वो टोटल 30% हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्सा पहले से इसके पास है, तो टोटल मिलाकर के 30% हो जाएगा। अच्छा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अभी आपको याद आया होगा, इसने यस बैंक के साथ 5 साल के लिए अपना बीमा समझौता, जिसे आप बैंक का इंश्योरेंस बोलते हो इंग्लिश में, उसके लिए भी समझौता किया था। बाकी सिटी यूनियन बैंक भी न्यूज में था, क्योंकि इसके जो MD CEO हैं रीअपॉइंट पुनः नियुक्त किया गया था। नाम क्या है उनका, N कामाकोदी। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने विरूपाक्ष मिश्रा। और कर्नाटक बैंक के MD CEO को रीअपॉइंट किया गया था, उनका नाम है महाबलेश्वर MS। जबकि एक्सिस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं और इसका टैगलाइन याद रखना, बढ़ती का नाम जिंदगी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत में चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। MD CEO प्रशांत त्रिपाठी है। अच्छा, प्रशांत कुमार अभी न्यूज में रहा था, ये नाम कौन है ये, तो अभी ये यस बैंक के MD CEO बने थे, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। फिर अभी किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। अब इसमें क्या होगा, तो ये योजना पूरी तरह से फीस रिएम्बर्समेंट करने वाली योजना है, ताकि राज्य में हर गरीब बच्चा हायर एजुकेशन हासिल कर पाए। रिएम्बर्समेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, सिंपल सा बोलोगे तो कंपेंसेशन करना या वापस करना। मतलब बच्चे की फीस आपने जो कॉलेज में जमा कराई है, तो सरकार वो पूरी फीस उनकी माताओं के अकाउंट में जमा कर देगी। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जनवरी में जगन्नाथ दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के बाद जो अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करने जाते हैं, उन छात्रों को हॉस्टल और भोजन का खर्च देने के लिए थी वो योजना। इसके अलावा याद रखना, अभी आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 रोगी हैं, वो जो ठीक हो गए हैं, उनको 2000 रुपए देने की भी घोषणा की है, ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक भोजन को खरीद सके और उसको खा सके। फिर है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 वैश्विक नेताओं ग्लोबल लीडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है ये, और इन्हें अभी मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बता दूं, किरण मजूमदार शॉ ये 2015 से लगातार इस सूची में शामिल हो रही हैं। और मैंने आपको बताया भी था, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी इनको सम्मानित किया गया था, और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। और इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी मिला था कुछ दिन पहले। बाकी सुधा मूर्ति की बात करेंगे तो इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, और इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। वी कृष्णा स्वामी ये खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और इन्होंने PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी है, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। फिर है अभी किस देश ने
छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए देश के जो छोटे छोटे व्यवसायिक हैं, यानी कि जो छोटे स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए बाउंस बैक ऋण योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं उन्हें 2,000 से लेकर 50,000 पाउंड तक का ऋण मुक्त लोन दिया जाएगा, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ब्रिटेन की बात करेंगे, कैपिटल लंदन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और अभी आपको याद होगा फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, जबकि ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, नाम है उनका ऋषि सुनक। और फरवरी में ब्रिटेन के साथ 2 एक्सरसाइज की थी हमने, एक तो अजय वॉरियर जो कि हमने ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में की थी, और एक इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज भी की थी उत्तर प्रदेश के वायु सैन्य स्टेशन हिंडन में। अच्छा, ब्रिटेन की जब भी बात होती है एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देता हूँ, उसके लिए आपको ले चलता हूँ मैं मैप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों को मिलाते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को और मिला देते हैं तो कंप्लीट बोलते हैं यूके। सबकी कैपिटल भी आप जानते होंगे, इंग्लैंड की है लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है और वेल्स की है कार्डिफ। नॉर्दर्न आइलैंड की बात करेंगे तो बेलफास्ट इसकी कैपिटल है। फिर है अभी सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल ने। तो ये आंध्रा बैंक के पूर्व प्रमुख हैं सुरेश एन पटेल, और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अभी सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया है। और अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा था हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? संजय कोठारी बन गए हैं। और बिमल जुल्का आप जानते ही हो, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। और दिलीप कुमार पटेल की बात करेंगे, देखो ये आंसर में तो सुरेश एन पटेल है, लेकिन ये है दिलीप कुमार पटेल। ये अभी एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक एचआर डायरेक्टर बने थे। फिर है यूएसए क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जय अरुण कुमार को। तो अभी कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं ये जय अरुण कुमार, और इन्हीं को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आपको बताया था मैंने, ये आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। बाकी देखो मोहम्मद रफीक की बात करेंगे, ये मैं आपको नाम बता ही चुका हूँ। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। विश्वनाथ ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, और दीपांकर दत्त ये बॉम्बे हाईकोर्ट के बने थे। फिर है किस देश ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि खगोल विज्ञान केंद्र ने चंद्रमा का एक नक्शा तैयार किया है, और ये अब तक का पहला जियोलॉजिक नक्शा है। तो इस नक्शे को यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून नाम दिया गया है। ये मैप भविष्य में चांद पे जो भी सर्वे होंगे उसमें हेल्प करेगा। और वैसे आपको बता दूं कि जो नासा है वो 2024 तक चांद पर एक बेस कैंप भी बनाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, उसके मून मिशन का नाम क्या है? मिशन आर्टेमिस। बाकी अमेरिका के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसकी जो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं, और इस बार राष्ट्रपति चुनाव होने वाले नवंबर के आसपास होंगे ये। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और अपोजिट पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनका चुनाव चिन्ह है डोंकी। डी से डेमोक्रेटिक, डी से डोंकी, ऐसे याद रख लो। और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम है मिलेनिया ट्रंप, जिनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, और इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने। और तरनजीत सिंह संधू अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे। और अमेरिका में ही कोरोना के लिए वैक्सीन के पहले मानव ट्रायल की शुरुआत हुई थी। और अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ करके। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर है 2021 में पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा सर्बिया। और ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी पहली बार, लेकिन अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मना कर दिया कि भारत में नहीं करेंगे। तो अब ये 2021 में भारत की जगह सर्बिया में आयोजित होगी, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। अच्छा, भारत में क्यों नहीं होगी? तो अभी हमारे जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उन्होंने बताया है कि भारत ने भुगतान करने के मामले में देरी कर दी, उसी कारण से भारत से ये चैंपियनशिप छीन ली गई है। बाकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और सर्बिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है बेलग्रेड, और करेंसी सर्बियन दिनार है। जबकि एक टेनिस खिलाड़ी आपको याद आए होंगे सर्बिया से, नोवाक जोकोविच, इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था उन्होंने।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो बैले जो डांस होता है उसके जनक कहे जाते हैं जीन नोवरे, उनकी जयंती की याद में इसे मनाया जाता है। तो याद रखना सिंपल सा, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और एक और याद रख लो, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं और इसको मनाने का उद्देश्य है देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना। और 30 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसमें क्या होता है, गरीबों को हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है। तो वो डे भी याद रखना।